नमस्कार सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में है। ठीक है, इससे पहले भी हमने एक वीडियो डाली हुई है हिस्ट्री के ऊपर, इसका पहला पार्ट। ठीक है, ये उसका सेकंड पार्ट है। इससे जो पहला वीडियो था उसमें हमने जो इससे पहले के हिस्ट्री में जो शुरुआत से कंप्यूटर की जो शुरुआत थी वो हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, अब उसके आगे के हम कुछ कंप्यूटर्स डिस्कस करते हैं। देखिए, अभी जो चार्ल्स वेबेज का एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन वो सब आ चुके थे। उनके बाद की बातें हैं कि सन 1937 में एक कंप्यूटर आया था, एबीसी कंप्यूटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। ये किसने बनाया था? तो ये बनाया था अटानसोफ बेरी कंप्यूटर बोला जाता है इसको, अटानसोफ बेरी कंप्यूटर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि इसको क्या बोला गया कि ये पहला इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक था। ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि पहले सारे काम, सारे इंस्ट्रक्शन, हर चीज़ पहले कंप्यूटर को देनी पड़ती थी। ठीक है, ये ऐसा कंप्यूटर था जिसमें कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक हुई, यानी कि पहले से ही उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब डाल दी गई हैं, फिर उसने अपने आप उसके हिसाब से, इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम किया। ठीक है, और ये किसने बनाया था? अटानसोफ बेरी ने बनाया था। एक प्रोफेसर थे जॉन विंसेंट अटानसोफ, और इन्होंने एक अपने स्टूडेंट के साथ, क्लिफोर्ड बेरी, यानी प्रोफेसर थे जॉन विंसेंट, ठीक है, अटानसोफ, और इनका स्टूडेंट था क्लिफोर्ड बेरी। इन दोनों ने मिलकर इसका निर्माण किया। ठीक है, विवादों में रही का मतलब ये है कि यहाँ पे बोला क्या गया है कि पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। लेकिन हम किसको मानते हैं? एनईएक को। यानी जब हम बात करते हैं कि पहला जो कंप्यूटर है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, वो कौन सा है, तो हम एनईएक को बोलते हैं। ठीक है, पर इन्होंने दावा किया था कि जो ये वाला कंप्यूटर है, एबीसी कंप्यूटर है जी, ये पहला था। ठीक है, ये इनका दावा था। तो ये विवाद ही रहा है, सुलझा नहीं है। ठीक है, नहीं हो पाया डिसाइड। अभी तक हम यही मान रहे हैं कि एनईएक ही पहला है। ठीक है, उसके बाद 1944 में आया मार्क वन। ठीक है, 1944 में आया मार्क वन। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है। किसने इसका निर्माण किया पूछा जाए तो हार्वर्ड एकन व आईबीएम के टॉप इंजीनियर्स ने। यानी हार्वर्ड एकन और आईबीएम के जो इंजीनियर्स थे, जो उन्होंने मिलके एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाया। ठीक है, तो ये कैसा कंप्यूटर था? इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। इसका दूसरा नाम था आईबीएम ऑटोमेटिक सीक्वेंस्ड कंट्रोल कैलकुलेटर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसका दूसरा नाम क्या था। मार्क कंप्यूटर है वो कब आया था? 1944 में। ठीक है, कैसा था? इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। ठीक है, दूसरा इसका नाम क्या था? आईबीएम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। ठीक है, और ये किस अवधारणा पर आधारित था? एनालिटिकल इंजन। यानी कि एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था? चार्ल्स वेबेज ने। और उन्होंने जो एनालिटिकल इंजन बनाया था उसी के बेस पे इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, यानी इसकी वर्किंग कुछ वैसी सी ही थी। इस पर रन होने वाला पहला प्रोग्राम जॉन वॉन न्यूमन ने बनाया था। ठीक है, ये जॉन वॉन न्यूमन थे। इनके बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो वो है जॉन वॉन न्यूमन का। और इन्होंने ही इस कंप्यूटर के लिए, मार्क वन के लिए, पहला प्रोग्राम लिखा था। यानी इन्हीं के द्वारा लिखा गया कंप्यूटर प्रोग्राम ही इस पे रन किया गया था। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर के विकास में अधिक योगदान है जॉन वॉन न्यूमन का, और इन्होंने पहला प्रोग्राम किस कंप्यूटर के लिए लिखा? मार्क वन के लिए। कब बना था? 1944 में। बनाया किसने था? हार्वर्ड एकन और आईबीएम के इंजीनियर्स ने बनाया था। ठीक है, इसके दो नाम थे, मार्क वन और आईबीएम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। जी, बहुत फेमस आर्किटेक्चर है ये। ठीक है, और आज के समय में उपयोग हो रहा है। ये कब आया था? 1945 में। ठीक है, दिया किसने था? जॉन वॉन न्यूमन ने। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हंगेरियन अमेरिकन मैथमेटिशियन और फिजिस्ट जॉन वॉन न्यूमन। ठीक है, ये इनके बारे में परिचय है, ये थे। और स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट कहा गया इसको। ठीक है, इस अवधारणा के तहत एक प्रोसेसिंग यूनिट होगी, ELU होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगी, प्रोसेसर होंगे, रजिस्टर होंगे, मेमोरी होगी, डाटा व इंस्ट्रक्शंस स्टोर होंगे। ठीक है, बेसिक सी बात करते हैं कि 1940 के आसपास जॉन वॉन न्यूमन ने एक आर्किटेक्चर दिया और ये कहा
कि जी अब तक है ना जो मेमोरी है, इंस्ट्रक्शंस हैं, डाटा सब अलग अलग है, ठीक है भाई, इंस्ट्रक्शंस अलग है, डाटा अलग है, जो भी काम होना है, ठीक है। पर इन्होंने कॉन्सेप्ट ये दिया कि दो जगह टाइम क्यों बर्बाद करना, कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना है वो भी, और जिस डाटा पे वो सब ऑपरेशन होना है वो भी, सब चीज़ें एक जगह ही रखो, ठीक है। तो इन्होंने वो कॉन्सेप्ट दिया और उसको बोलते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। भी एक ही जगह पे प्रोग्राम भी स्टोर है और डाटा भी वहीं पे स्टोर है, ठीक है। साथ के साथ अब इन्होंने कहा कि एएलयू होंगे, डाटा इंस्ट्रक्शंस होंगे, जी बिल्कुल। ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये एनालिटिकल इंजन से आया था, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि कंप्यूटर के पिता कौन है, चार्ल्स बेबेज, और जो उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था, ठीक है, पहले उन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था, उसके बाद एनालिटिकल। तो एनालिटिकल इंजन में भी कुछ कुछ ऐसा सा ही कॉन्सेप्ट था। एक प्रोसेसिंग यूनिट थी, ठीक है, एक जनरल प्रोसेसिंग यूनिट थी जिसके अंदर रजिस्टर्स, मेमोरी, ऐसा एक कॉन्सेप्ट उसमें भी आया था, ठीक है। पर जो मेन कॉन्सेप्ट हमारा जो है, अवधारणा है, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, जॉन वॉन न्यूमन ने, जो अभी प्रचलित है, जो हमारा कंप्यूटर जिसके बेस पे आधारित है, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये चीज़, ये इन्होंने आर्किटेक्चर दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था कि एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगी, ठीक है ये, और इसमें आपका क्या होगा, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हम तो पढ़ते आ रहे हैं ना कि सीपीयू होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, तो ये वो है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या पार्ट है, इसके अंदर इनपुट डिवाइस होंगी, ठीक है, जो इस कंप्यूटर को डाटा व ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं इनपुट देंगे, ठीक है। आउटपुट यूनिट में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, जो भी यहाँ पे इस जो यूनिट है इसने जो भी काम किया है तो आउटपुट देगी, वो हमें कहाँ मिलेगा, आउटपुट डिवाइस पे मिलेगा, ठीक है। साथ के साथ जो ये काम होना है, जो ये यूनिट है किसके साथ काम करेगी, इस मेमोरी के साथ काम करेगी, और इस मेमोरी में ही आपके क्या होंगे, इंस्ट्रक्शंस व डाटा एक साथ होंगे। यही वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है भाई, इन्होंने मेन यही काम कहा था कि भाई इंस्ट्रक्शंस और डाटा सब एक ही मेमोरी में होगा, वहीं से इस यूनिट को सब मिलेगा, इंस्ट्रक्शन भी और डाटा भी, और वापस स्टोर भी कहाँ हो जाएगा, इसी मेमोरी पे काम होने के बाद, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या पार्ट है जी, सीयू कंट्रोल यूनिट, ठीक है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है कंप्यूटर फंडामेंटल सीपीयू के बारे में, ठीक है, एक सीपीयू के ऊपर बनाया है बेसिक सा, तो वो आप उसको देखिएगा, ठीक है। अभी सिर्फ हम आर्किटेक्चर की बात करें और आर्किटेक्चर में ये सब था, ठीक है भाई। प्रोसेसर था, उस प्रोसेसर के दो पार्ट हैं, सीयू कंट्रोल यूनिट, यानी सीपीयू के दो पार्ट हो गए, सीयू कंट्रोल यूनिट और एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है जी। तो सीयू का काम क्या था, कंट्रोल यूनिट, सीयू का काम है इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना, भाई मेमोरी में क्या रीड करना है, क्या राइट करना है, कब मेमोरी में स्टोर करना है, कब नहीं करना है, या जो ये इनपुट डिवाइस हैं, आउटपुट डिवाइस हैं, कब किसको टाइम देना है, किसको नहीं देना है, ठीक है, वो सब कौन डिसाइड करता है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इस हिसाब से पूछा जाता है कि भाई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, या आपका जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन, समन्वय, ठीक है, कंट्रोलिंग, दिशा निर्देशन, कब क्या राइट करना है, क्या व्हेन टू रीड, व्हाट टू राइट, ये सब चीजें कौन मैनेज करता है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। एएलयू यूनिट क्या करती है, अर्थमेटिक लॉजिक, ये जो कैलकुलेशन के काम है सारे ये कौन करती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और जो ये सीपीयू है, जो हमारा प्रोसेसर है, इसकी जो स्टोरेज है ना, वो स्टोरेज क्या होती है, रजिस्टर्स, इसकी मेमोरी होती है रजिस्टर्स, जिनमें डाटा स्टोर होता है, और उनमें से मेन रजिस्टर है एक्यूमुलेटर। यहीं पे जिस डाटा पे ऑपरेशन होना है वो, और रिजल्ट आता है वो यहाँ स्टोर होता है, और उसके बाद वो कहाँ भेज दिया जाता है, मेमोरी में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये एएलयू का मेन रजिस्टर है। साथ के साथ एएलयू को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ए यूनिट और एल यूनिट, ठीक है। ए यूनिट क्या कर सकती है, जो कि आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वो सारे मैथमेटिकल अरिथमेटिक जो काम है वो ए यूनिट कर सकती है। एल यूनिट क्या कर सकती है, लॉजिकल काम, तार्किक काम, ठीक है, जैसे कि कंपेयर करना, इफ एल्स, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस टाइप के,
ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। यही है आर्किटेक्चर जो जॉन वॉन न्यूमन ने दिया था। इसी वजह से ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। मैं बार बार इनको आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि कंप्यूटर के फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, ठीक है, बट कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक योगदान जॉन वॉन न्यूमन, ठीक है। और आपसे पूछा जाए मॉडर्न जो कंप्यूटर है उसके फादर एलन ट्यूरिंग, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कभी कि क्यों है वो, ठीक है। अब उसके आगे देखते हैं जी एनिएक। एनिएक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये कब आया है? 1946 में। वैसे तो ये 1945 में बन गया था, ठीक है, पर हमारे सीबीएसई के हिसाब से जो कंप्यूटर की बुक है उसमें ये माना गया कि भाई ये 1946 में ऑपरेशनल हुआ था, काम करना इसने शुरू किया था, ठीक है। एनिएक किसने बनाया था? ये एनिएक पहला सामान्य जनरल पर्पस कंप्यूटर था, ठीक है, यानी पहला कंप्यूटर बोला जाए दुनिया का तो ये है, ठीक है। जॉन मॉकली और जे प्रस्पर एकर्ट, इन्होंने बनाया था। यूनिवर्सिटी ऑफ पेनासिल्वेनिया, ठीक है, और यूएस से संबंधित हैं, इन्होंने ये डिज़ाइन किया था। तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट हैं जिन्होंने ये बनाया है, ठीक है। और पहला कंप्यूटर इन्होंने बनाया है एनिएक, साथ के साथ इन्होंने दूसरा कंप्यूटर भी बनाया है यूनिवैक। ये आया था 1952 के अंदर, वर्किंग स्टार्ट हो गई थी, बनने ये पहले ही शुरू हो गए थे, ठीक है, इस समय तक ये रेडी हो गए थे। दूसरा जो यूनिवैक था वो कमर्शियल वर्जन था एनिएक का। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पहला, दुनिया का पहला कंप्यूटर, ठीक है। अब बात करें भारत का पहला कंप्यूटर, ठीक है। अभी तक आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो सिद्धार्थ है वो भारत का पहला कंप्यूटर है, ठीक है। 1986 में उसे पोस्ट ऑफिस बेंगलोर में इंस्टॉल किया गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन चला हुआ है, ठीक है, पर इसके बारे में जो है ना वो ज़्यादा जानकारियाँ नहीं मिल रही, ठीक है। पर हाँ, जो पहला कंप्यूटर है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये जवाहरलाल नेहरू ने ये नाम दिया था इस कंप्यूटर को। ये 1950 में बनना शुरू हुआ था और 1956 में ये ऑपरेशनल हो गया था, यानी इसने अपना काम शुरू कर दिया था, ठीक है। ये नाम किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। और ये भारत में बना पहला कंप्यूटर था, ठीक है। माना जाता है कि भारत में बना पहला कंप्यूटर ये था, ठीक है। और 1956 में ये काम शुरू किया, लेकिन 1955 के अंदर HEC, ठीक है, HEC2M होलीरथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये जो एक टैबलेटिंग मशीन आई थी, हमने हिस्ट्री की जो पहली वीडियोस में डिस्कस किया था कि 1896 के आसपास अमेरिका का यूएस डाटा सेंसस जो डाटा था वो रिकॉर्ड किया गया था, एनालाइज किया गया था किस पे? एक टैबलेटिंग मशीन पे, जिसी से आगे चलकर IBM कंपनी बनी, ठीक है, वो वाली। उसी पर आधारित एक स्टैटिस्टिकल के लिए, ठीक है, एनालिसिस के लिए अपना जो इंस्टीट्यूट है ISI कोलकाता, ठीक है, कोलकाता इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, वहाँ पे इंपोर्ट किया गया था ये, ठीक है, इंपोर्ट किया गया था, यानी कि बाहर से इसको खरीदा गया था और वहाँ लेके आए थे और इंस्टॉल किया था। तो आपसे पूछा जाए कि इंपोर्ट किया गया कंप्यूटर पहला कौन सा है, तो HEC2M कहाँ पे किया गया? ISI कोलकाता, ठीक है, कब? 1955 में। उसके बाद तुरंत बाद हम ये बोल सकते हैं कि भाई 1950 में बनना शुरू हुआ था, लेकिन 1956 में रेडी हो गया था हमारा भारत का पहला कंप्यूटर, ठीक है। वैसे ये क्या था? कैलकुलेटर, क्योंकि हमने क्या देखा है कि जो पहले आए थे वो कैलकुलेटर ही थे, उसके बाद ही अब कंप्यूटर बने हैं वो, ठीक है, तो इन्हें भी हम कंप्यूटर ही बोलते हैं। उसके बाद इसी इंस्टीट्यूट ने 1953 में एक एनालॉग कंप्यूटर भी बनाया था, ठीक है, एक बेसिक सा एनालॉग कंप्यूटर भी यहाँ पे बनाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने ये पॉइंट लिया है कि 1953 में एक एनालॉग कंप्यूटर भी बनाया था ISI कोलकाता ने, ठीक है, तो वहाँ पे इंस्टॉल था। अब रही बात जो भारत का पहला कंप्यूटर की बात करें तो ये था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने ये नाम दिया था। अब बात करें सिद्धार्थ की। अब ऐसा होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि पहला कौन सा था और ऑप्शन में ये है ही नहीं, सिर्फ सिद्धार्थ है, तो आपको वही करना पड़ेगा, ठीक है। पर अगर ये ऑप्शन में आता है तो बिल्कुल डेफिनेटली यही था, ठीक है। इसके बाद CDC 6600, ये भी एक इम्पोर्टेंट कंप्यूटर था, ठीक है। वैसे तो ये एक मेन फ्रेम कंप्यूटर था, लेकिन
कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन। आपसे सीडीसी की फुल फॉर्म पूछी जाए, आपको ध्यान रखनी है कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन। 1964 में ये आया था, सैमुअल क्रे ने इसको डिजाइन किया था, सैमुअल क्रे। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करें कि भाई जो सुपर कंप्यूटर की शुरुआत है वो यहाँ से मानी जाती है। अब जो ये था ना कंप्यूटर, ये वैसे तो मेन फ्रेम कंप्यूटर था। कैसा था? मेन फ्रेम कंप्यूटर था। पर जिन्होंने ये डिजाइन किया था, सैमुअल क्रे, का कहना था कि ये सुपर कंप्यूटर के जैसा है, यानी कि इन्होंने तो इसको सुपर कंप्यूटर ही बोल दिया था। ठीक है, पर इसके तुरंत बाद, ठीक है, ये विवाद ही है, इस चीज पे भी एक कंट्रोवर्सी रही है कि भाई पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो ये पहला सुपर कंप्यूटर बोल जरूर रहे थे इसको, लेकिन ये कैसा था? मेन फ्रेम कंप्यूटर था। ये आपको ध्यान रखना है, सीडीसी। और इसी के अंदर नौकरी करते थे सैमुअल क्रे। ठीक है, सैमुअल क्रे, इन्होंने यहाँ से नौकरी छोड़ी, फिर खुद की कंपनी बनाई क्रे। ठीक है, खुद की कंपनी बनाई क्रे, और क्रे 1 नाम से पहला जो इन्होंने अपना 1976 में सुपर कंप्यूटर बनाया। ठीक है, पहला सुपर कंप्यूटर बनाया, और माना यह जाता है कि ये जो कंप्यूटर था ये पहला सक्सेसफुल भी था। ठीक है, यानी कि पहला कामयाब सुपर कंप्यूटर यही था, क्योंकि इससे पहले जो सीडीसी था उसको बोल तो रहे थे सुपर कंप्यूटर, पर वो इतना कामयाब भी नहीं था। दूसरा वो मेन फ्रेम था। ठीक है, पर ये पहला था और सक्सेसफुल भी था। कब था? पूछा जाता है कि पहला दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 कब आया था? 1976 में। कहाँ पे इंस्टॉल हुआ? लॉस आलमोस नेशनल लैब मैक्सिको में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। डिजाइनर वही थे, सैमुअल क्रे, क्योंकि ये पहले सीडीसी कंपनी में काम करते थे, वहां से नौकरी छोड़कर, ठीक है, फिर इसने अपनी कंपनी बनाई थी और पहला सक्सेसफुल जो ये सुपर कंप्यूटर बनाया। ठीक है, तो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 को माना जाता है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखनी है, इसकी जो स्पीड यूनिट है वो क्या थी? इसकी स्पीड यूनिट है फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ठीक है, तो कितने ये फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, दशमलव के जो ऑपरेशन है वो कितने पर सेकंड कर सकता है, वो इसकी स्पीड यूनिट थी, वो ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा जो सुपर कंप्यूटर है, इनकी एप्लीकेशन क्या है कि कहाँ पे इनका अधिक उपयोग होता है? ज़्यादातर जो बड़े काम है, स्पेशल पर्पज है, जैसे कि मौसम का अनुमान लगाना, ठीक है, परमाणु हथियार है, न्यूक्लियर वेपन्स है, उनको मैनेज करना, तो जो बड़े काम है वहाँ पे इनका उपयोग होता है, स्पेशल कामों के लिए। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ये जो कंप्यूटर है ना, ये स्पेशल टाइप के भी कंप्यूटर हैं। ठीक है, इसके बाद सुपर कंप्यूटर 1991। देखिए, इसके पीछे एक कहानी है। जो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो कब आया है? परम 1991 में। ठीक है, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है कि उस समय पे लगभग ये 1986 के आसपास की बातें हैं कि तब है ना भारत को कंप्यूटर की ज़रूरत थी। ठीक है, और ये ज़रूरत महसूस हुई थी, सरकार को प्रस्ताव रखा गया कि भाई भारत को सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता है। तो भारत ने अमेरिका से डिमांड की कि भाई हमें सुपर कंप्यूटर चाहिए, खरीदने हैं आपसे। लेकिन अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था, ये कह के कि ये उनके सिक्योरिटी का विषय है। लेकिन एक्चुअल में वो नहीं चाहते थे कि भारत अपना सुपर कंप्यूटर बनाए। इसी वजह से फिर जो राजीव गांधी जी थे, उन्होंने पूछा जो हमारे इंजीनियर्स थे उनसे कि क्या हम ये कर सकते हैं। तो विजय भटकर जी थे, जिन्हें बोला जाता है कि भारत के सुपर कंप्यूटर के पिता, विजय भटकर। ठीक है, उनसे पूछा कि क्या आप कर सकते हो? ठीक है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर 1991 में 3 साल के अंदर ही, ये लगभग 3 साल के अंदर ही 1991 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बना लिया। ठीक है, किस संस्था ने बनाया था ये? सीडेक ने। उनके हेड कौन थे? विजय भटकर जी थे। ठीक है, सीडेक क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, सीडेक की फुल फॉर्म भी एग्जाम्स में पूछी जाती है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और ये कौन सा ऑफिस था? पुणे का ऑफिस था। अब इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। ठीक है, हाल ही में जून 2020 में भी लेटेस्ट परम मशीन आई है जिसका नाम है परम ब्रह्मा। ठीक है, यानी परम के नाम से बहुत सारे सुपर कंप्यूटर अब भारत में आए हैं। ठीक है, बने हैं। इसके बाद सीडेक संस्था 1987 में सुपर कंप्यूटर के इंपोर्ट में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए स्थापित की गई थी। ठीक है, और सीडेक के जो डायरेक्टर हैं विजय भटकर थे। परम का निर्यात कहाँ पे किया गया? ये जर्मनी, यूके और रशिया को किया गया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि
जो ये सुपर कंप्यूटर है बनाया भी भारत ने, और साथ के साथ फिर एक्सपोर्ट भी किया। ठीक है, यूके को किया, रशिया को किया और जर्मनी को इसका एक्सपोर्ट भी किया, यानी कि इसका उपयोग फिर उन्होंने किया। ये कुछ और थे जो सीरीज आई थी इसकी, जैसे कि 1994 में परम 9000, ठीक है, फिर परम 10,000 1998 में, ठीक है, पद्मा 2002 में, ब्रह्मा 2020 में अभी हाल ही में आया है, युवा 2008 में, ठीक है, युवा 2 2013 में, ईशान 2016 में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। ये कुछ विशेष कंप्यूटर हैं जो सुपर कंप्यूटर हैं जो परम की सीरीज़ है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ परम सीरीज़ है, और भी हैं। इसके अलावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी है। ठीक है, तो कई सारे सुपर कंप्यूटर और भी हैं, पर ये जो मेन है, भारत का जो मेन है परम, उसके बारे में था। ठीक है, ये सीरीज़ हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हमने जो डिस्कस किया कि हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया, पहले हमने बिल्कुल शुरुआत से किया पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हमने आगे देखा कि भाई जो आगे के जो कंप्यूटर्स थे वो। ठीक है, अब बात करें जो हमारा कंक्लूजन है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, जो हमें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले एक तो ENIAC कि दुनिया का पहला कंप्यूटर, नॉर्मल माइक्रो कंप्यूटर या एक सिंपल जनरल पर्पस कंप्यूटर किसे माना गया, ENIAC को। ठीक है, पहला पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है। इसी का कमर्शियल वर्जन क्या था, UNIVAC था। ठीक है, यानी ये उन्होंने अपने लिए बनाया था और ये सेल करने के लिए, बेचने के लिए, बिजनेस पर्पज से बनाया। ठीक है, इनको बनाने वालों के नाम याद रखने हैं आपको, प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोकली। ठीक है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब बात करें कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर, तो वो किसे माना जाता है, क्रेवन को माना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के कंप्यूटर की बात करें तो TFIRAC, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको नाम दिया था भारत का पहला कंप्यूटर। अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो परम। ठीक है, यानी परम 8000, ये क्या था, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। तो ये जो चीज़ें हैं कंक्लूजन हिस्ट्री में हमारा जो मेन है वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी जो पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किए। तो हिस्ट्री को लेकर आपको ये सारी बातें याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी तो हम आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।